मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस होने से लास्ट टॉपिक शेष बच गया था, तो पहले से हम पूरा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन किए थे कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल Fm = QVB sin थीटा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान इस मान थीटा पर निर्भर करता है। थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र बीच बना कोण है। तो पीछे वीडियो में मैंने आपको दो स्थितियां बताया था, जब थीटा का मान 0 या 90 हो। उस कंडीशन में आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता, जिससे आवेशित कण सरल रेखीय गति करता है और अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। दूसरी स्थिति बताए थे, जब थीटा 90 हो, अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस समय उसका पथ वृत्तीय होता है। तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए आवेशित कण के वृत्तीय पथ त्रिज्या, आवर्तकाल, उसकी आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जब आवेशित कण 90 डिग्री से कम कोण पर गति करता है, अर्थात थीटा का मान, अर्थात जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, अर्थात आवेशित कण 90 डिग्री से कम कोण पर गति करता है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री से कम कोण पर गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में विभाजित करते हैं। तो वेग v को दो घटक विभाजित करते हैं। यहाँ y दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लेते हैं, तो इस तरह से x, y और z ये प्रमुख तीन दिशाएं होती हैं, या इसको हम इस रूप से भी दर्शा सकते हैं। इस तरह x, y, z ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पे आवेशित कण q, ये कोई धनावेशित कण है, प्लस q, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति करता है। अर्थात यहाँ थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से आवेशित कण के वेग की दिशा है। अब इस वेग v को दो घटक में विभाजित करते हैं। एक इसका क्षैतिज घटक v cos थीटा और दूसरा ऊर्ध्व घटक v sin थीटा प्राप्त होता है। v sin थीटा घटक को अगर v डैश से और v cos थीटा को v डबल डैश से व्यक्त करें, तो v sin थीटा, v cos थीटा घटक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होने से यह आवेशित कण को क्षैतिज गति प्रदान करता है, जबकि v sin थीटा घटक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने से यह आवेशित कण को वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति प्रदान करता है। इस तरह आवेशित कण वृत्तीय गति करते हुए क्षैतिज दिशा में भी आगे चलता है।
जिससे इसका पथ कुंडलिनी आकार रहता है, अर्थात यह आवेशित कण कुंडलिनी पथ पर गति करता है। इस कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए एक घूर्णन के दौरान कण द्वारा चली गई दूरी को चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। तो सर्वप्रथम यहां हम देखते हैं कि v sin थीटा घटक के कारण यह आवेशित कण वृत्तिगत करता है। तो कुंडलिनी पथ की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। कुंडलिनी पथ की त्रिज्या, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या r इज इक्वल, और हमें फॉर्मूला जानते हैं कि वृत्ति पथ त्रिज्या r इक्वल टू mv बाई qb होता है। तो यहां से वृत्ति गति कराने के लिए v sin थीटा घटक जिम्मेदार है, इसलिए यहां पर r इक्वल टू mv डैश बाई qb लेते हैं, या r इज इक्वल mv sin थीटा बाई qb। यह वृत्ति पथ के दौरान त्रिज्या होती है, अर्थात ये कुंडलिनी पथ की त्रिज्या हो गई। अब इसका आवर्तकाल निकालते हैं। वृत्तिगत करते हुए कण का आवर्तकाल t इज इक्वल 2 पाई r बाई v डैश, जहां t इज इक्वल 2 पाई r के स्थान पे इसकी वृत्ति पथ त्रिज्या लिखते हैं mv sin थीटा बाई qb, और v डैश के प्लेस पर v sin थीटा लेते हैं। तो v sin थीटा से कैंसिल हो जाता है, तो t इज इक्वल 2 पाई m बाई qb प्राप्त होता है। तो इस तरह देखते हैं कि वृत्ति पथ पर गति करते हुए कण के आवर्तकाल का जो मान होता है वही कुंडलिनी पथ पर गति करते हुए कण के आवर्तकाल का मान होता है। अब हम क्षैतिज दिशा में एक घूर्णन के दौरान क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी ज्ञात करते हैं, जिसे हम पिच कहते हैं या चूड़ी अंतराल। आवेशित कण द्वारा क्षैतिज दिशा में एक घूर्णन के दौरान चली गई दूरी ये पिच कहलाती है, यानी यहाँ y को हम पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो इसका पिच हो जाएगा क्षैतिज दिशा में एक चक्र में चली गई दूरी, क्षैतिज दिशा में एक चक्र पूर्ण करने में, एक चक्र पूर्ण करने में तय की गई दूरी, तो पिच हो गया इसका y, ये हो जाएगा क्षैतिज वेग और गुणे आवर्तकाल, क्षैतिज वेग इंटू आवर्तकाल, यानी इसे एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, तो y इक्वल हो जाएगा, इसका क्षैतिज वेग होगा v डबल डैश इंटू इसका आवर्तकाल इन कैपिटल T। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी y इक्वल v cos थीटा इंटू t, यानी इसका आवर्तकाल 2 पाई m बाई qb, या y इक्वल 2 पाई mv cos थीटा बाई qb लेते हैं। यह मान
इस कुंडली पथ पर गत करते हुए आवेशित कण के द्वारा एक घूर्णन के दौरान, एक चक्र पूर्ण करने के दौरान क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी होती है। तो इस तरह से 90 डिग्री से कम कोण पर गत करते हुए आवेशित कण के लिए वृत्ति पथ, कुंडली पथ की त्रिज्या और काल और क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम साइक्लोट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं अल्फा कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है। इसकी खोज 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने किया था। तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों, भारी धनावेशित कणों से तात्पर्य है जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण, भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित करके उच्च वेग प्रदान किया जाता है। उच्च वेग प्रदान किया जाता है। तो इस तरह साइक्लोट्रॉन के माध्यम से भारी धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित किया करके इन्हें उच्च वेग प्रदान किया जाता है। इसकी खोज 1934 में लॉरेंस और लिविंगस्टन ने किया था। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ आरोपित किया जाता है। दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्तिगत प्रदान करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र आवेशित कण के प्रत्यक्ष ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ आरोपित किया जाता है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ आरोपित किया जाता है। तथा दोनों क्षेत्र
तथा दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों क्षेत्र एक साथ हल किए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसमें चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्तिगत कराता है, वृत्तीय गति प्रदान करता है। जबकि विद्युत क्षेत्र प्रति चक्र आवेशित कण के ऊर्जा में वृद्धि करता है, ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो इस तरह साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का कार्य करता है। इसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को एक साथ अर्पित किया जाता है। दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्तिगत प्रदान करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र प्रतिचक्र आवेशित कण की ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का कार्य आवेशित कण को वृत्तिगत कराना है और विद्युत क्षेत्र का कार्य आवेशित कण के ऊर्जा में वृद्धि करना है। अब इसकी कार्यप्रणाली के बाद अध्ययन करते हैं। कार्य प्रणाली, इसमें डी आकार के दो अर्ध खोखले पात्र होते हैं। इसमें डी आकार के दो अर्ध खोखले पात्र होते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, दोनों डीज परस्पर समांतर होते हैं। इनके बीच अंतराल होता है, इन दोनों डीजों के बीच थोड़ा सा गैप होता है। इसी अंतराल में धनावेशित कण को व्यवस्थित किया जाता है। धनावेशित कण को व्यवस्थित किया जाता है। और जब डीजों पर उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित किया जाता है, यानी इसको विद्युत दोलित्रों के माध्यम से त्वरित किया जाता है। जब डीजों पर उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत
बोधता स्रोत आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो बीजों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे आवेशित कण उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती बोधता स्रोत आरोपित किया जाता है, तो आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के कारण बीज D1 से D2 तथा D2 से D1 की ओर वृद्धिगत करने लगता है। D1 से D2 था, D2 से D1 की ओर वृत्तिगत करने लगता है, वृत्ति गति करने लगता है, और प्रत्यावर्ती बोधता स्रोत होने के कारण विद्युत क्षेत्र की ध्रुवता बदलती रहती है, जिससे आवेशित कण D1 से D2 की ओर तथा D2 से D1 की ओर आता है। इस तरह आवेशित कण बीज के अंदर अर्धवृत्त जैसे ही पूर्ण करता है, वैसे इसकी दिशा बदल जाती है, अर्थात पहले यह D1 से D2 की ओर जाता है और बीज के अंदर अर्धवृत्त पूर्ण करते ही पुनः D2 से D1 की ओर आ जाता है। यही प्रक्रिया बार बार चलती है। बीजों पर बोधता में वृद्धि करने से, बीजों पर बोधता में वृद्धि करने से, बीजों पर आरोपित बोधता में वृद्धि करने से इनकी गति ऊर्जा वृद्धि होती है। आवेशित कण के गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे वेग बढ़ने के कारण वृत्तीय पथ त्रिज्या बढ़ती है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ती है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ती है। जब बीज अधिकतम पथ को अपनाता है, जब आवेशित कण अधिकतम त्रिज्या का पथ अपनाता है, तो किनारे पर बने छिद्र से बाहर निकल जाता है, और इस तरह जब यह आवेशित कण बाहर निर्गत होता है, तो सामने लक्ष्य से टकराकर उसको विभेदित करता है। तो इस तरह से इसमें और यह बीजों को प्रबल चुंबकीय
क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाता है। बीजों को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इसमें आवेशित कण का आवर्तकाल समान होता है। इसमें आवेशित कण का आवर्तकाल समान होता है। आवर्तकाल समान होता है तथा प्रति चक्र इसके अर्ध चक्र में ऊर्जा में वृद्धि क्यूबी जूल तथा पूर्ण चक्र में तथा अर्ध चक्र में ऊर्जा में वृद्धि क्यूबी जूल तथा पूर्ण चक्र में ऊर्जा में वृद्धि 2 क्यूबी जूल होता है। तो इसमें दो प्रबल सारी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय ध्रुव होते हैं। और इन प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें बीजों को क्षेत्र के लंबवत स्थापित किया जाता है। ये बीज चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होते हैं तथा ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। और ये डी आकार के होने के कारण को बीज कहते हैं। और इन्हीं बीजों के बीच में थोड़ा सा अंतराल होता है, जिसमें धनावेशित कण को व्यवस्थित किया जाता है। इन बीजों पर उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत अर्पित किया जाता है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत की आवृत्ति 10⁶ हर्ट्ज तथा आरोपित वोल्टा का मान 10⁴ वोल्ट होता है। तो इस तरह से आरोपित वोल्टा का मान 10⁴ वोल्ट तथा आरोपित आवृत्ति का मान 10⁶ हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के द्वारा उच्च आवृत्ति और वोल्टा स्थापित किया जाता है। जैसे इन पर प्रत्यावर्ती वोल्टा अर्पित करते हैं, वैसे ही इन पर विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र लगने के कारण यह आवेशित कण D1 से D2 की ओर D1 से D2 की ओर तथा पुनः
D2 से D1 की ओर गति करने लगता है। तो ये अर्ध खोखले पात्र डी आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें बीज कहते हैं। इन पे उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्ट आरोपित किया जाता है। जैसे ही इन पर उच्च आवृत्ति का वोल्टेज आरोपित करते हैं, इसमें D1 पॉजिटिव किसी समय या किसी समय t पर D1 पॉजिटिव तथा D2 निगेटिव है, तो आवेशित कण D1 से D2 की ओर गति करता है। क्योंकि ये D चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हैं, अतः जब आवेशित कण D1 से D2 की ओर जाता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, जिससे इसका पथ वृत्ति होता है। और यह अर्धवृत्त जैसे पूर्ण करता है, अर्धवृत्त पूर्ण करके बाहर आता है, वैसे इसकी ध्रुवता पुनः बदल जाती है। अर्थात अब D2 धनात्मक और D1 ऋणात्मक हो जाता है, जिससे आवेशित कण पुनः D2 से D1 की ओर गति करता है। इस तरह यह आवेशित कण D1 से D2 और D2 से D1 की ओर बार बार गति करता रहता है और इसका पथ वृत्ति होता है। और यहाँ हमें जानते हैं कि इसकी जो ऊर्जा होती है, ये आरोपित वोल्टा पर निर्भर करती है। तो बीजों में आरोपित वोल्टा में वृद्धि करने से आवेशित कण की गति ऊर्जा बढ़ती है, जिससे इनके वेग बढ़ने से वृत्ति पथ की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। इसके अर्धआवर्त काल में इसका जो अर्ध चक्र में आवर्तकाल होता है, यह समान रहता है। इसके अर्ध चक्र में ऊर्जा क्यूबी जूल बढ़ती है और पुनः ध्रुवता बदलने से फिर चुंबकीय क्षेत्र जब गति करता है तो इसकी फिर ऊर्जा क्यूबी जूल बढ़ती है। इस तरह एक चक्र में इसकी ऊर्जा में 2 क्यूबी जूल वृद्धि होती है। अब हम इसके गणितीय विवेचना के बारे में अध्ययन करते हैं। गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना हम यह जानते हैं कि आवेशित कण बीज के अंदर जब गति करता है तो इसमें चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल के कारण ही यह वृत्ति पथ पर गति करता है। इसलिए आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान Fm इज इक्वल QVB sin थीटा होता है। किंतु आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 90 होता है, जिससे sin 91 हो जाएगा। तो चुंबकीय बल का मान Fm इक्वल QVB होता है। QVB ये समीकरण 1 हो गया। और इस चुंबकीय बल की दिशा गति दिशा के लंबवत होने से पथ वृत्ति होता है, और जब आवेशित कण वृत्ति पर गति करता है तो इस पर अभिकेंद्री बल लगता है, जिसका मान mv² होता है, जहां m आवेशित कण का द्रव्यमान, v उसका वेग है, r वृत्ति पथ की त्रिज्या है। और हम यह जानते हैं कि वृत्ति गति करने के लिए कण को आवश्यक अभिकेंद्री बल इस चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। इसलिए समीकरण 1 व 2 से इनको बराबर कर देते हैं, तो Fm इज इक्वल Fc, यानी चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स इक्वल हो जाता है। तो QVB इज इक्वल mv²/r, यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा। या वृत्ति पथ की त्रिज्या r इज इक्वल mv/qb होता है। इस तरह से वृत्ति पथ त्रिज्या r इक्वल टू mv/qb प्राप्त होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कण का संवेग p इज इक्वल mv होता है, तो यहाँ से r इज इक्वल p/qb भी इसको लिख सकते हैं। अब इसके आवर्तकाल का मान ज्ञात करते हैं। तो कण का आवर्तकाल t इज इक्वल 2πr/ln
वी, यानी एक चक्र चलने में चली गई दूरी और इसका वेलोसिटी, ये हो जाएगा 2 पाई बाई वी इंटू आर की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो यह जाता है एम बी बाई क्यू बी, तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी प्राप्त होता है। यह इसका आवर्तकाल होता है। इसी तरह से इसकी आवृत्ति ज्ञात करते हैं तथा कण की आवृत्ति, तो हमें जानते हैं कि चूंकि कण की आवृत्ति वृत्ति पथ पर गत करते हुए कण की आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1 बाई टी, या न्यू इज इक्वल यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो ये वैल्यू जाता है क्यू बी बाई 2 पाई एम, तथा इसके कोणीय आवृत्ति का मान, तथा इसकी कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति का मान ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू होता है, या यहां से ओमेगा इज इक्वल 2 पाई इंटू क्यू बी बाई 2 पाई एम लेते हैं। इस तरह कोणीय वेग का मान क्यू बी बाई एम प्राप्त होता है। अब यहां से आवेशित कण के गतिज ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। तो गतिज ऊर्जा में देखते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा E के इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब यहां से आवेशित कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम इंटू, यहां से देखते हैं कि R इज इक्वल एम वी बाई क्यू बी है, तो इस समीकरण 3 से V इज इक्वल क्यू बी आर बाई एम प्राप्त होगा। तो इसके प्लेस पे हम V की जगह रखते हैं क्यू बी आर बाई एम होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होगा। एम से एम इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो डीज के अंदर आवेशित कण के डीज के अंदर वृत्तिगत करते हुए आवेशित कण की गति ऊर्जा का मान क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m प्राप्त होता है। इस तरह आवेशित कण के गतिज ऊर्जा का मान इस समीकरण 5 से ज्ञात किया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे इसकी गति ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे वृत्ति पथ की त्रिज्या भी अधिकतम हो जाती है। तो जब आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का मान E के मैक्सिमम हो जाता है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा जब अधिकतम होती है तो वृत्ति पथ त्रिज्या भी अधिकतम हो जाती है, जिसका मान स्मॉल आर से कैपिटल रहता है। इस तरह समीकरण 5 से कण की बीज के अंदर वृत्तिगत करते हुए कण के अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m होता है। या यहां से अगर हम वृत्ति पथ की अधिकतम त्रिज्या का मान ज्ञात करना चाहें तो आर स्क्वायर इज इक्वल 2me मैक्सिमम बाई क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्राप्त होता है। या यहां से R इज इक्वल टू 2me मैक्सिमम बाई क्यूबी, यह बीज के अंदर वृत्तिगत करते हुए कण के वृत्ति पथ की अधिकतम त्रिज्या का मान होता है। और हम ये जानते हैं कि अगर इस बीज के अंदर ये आवेशित कण वृत्तिगत करता है और जैसे जैसे विभव में वृद्धि होती है, विभवांतर बढ़ाने पर वृत्ति पथ त्रिज्या बढ़ती जाएगी और वृत्ति पथ त्रिज्या बढ़ते बढ़ते जब यह बीज के अंदर अधिकतम त्रिज्या का पथ अपनाता है तो यह किनारे यहाँ पे बने छिद्र से तेजी से बाहर निकलता है, जो सामने यहाँ पर लक्ष्य अर्थात ये नाभि से टकराता है और इसको विखंडित करता है। तो नाभिकों को विखंडित करके नाभिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इतने उच्च ऊर्जा के इतने उच्च वेग वाले धनावेशित कणों को
नाभिक पर प्रहार करके नाभिक का विखंडन करके उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब ये देखते हैं कि अगर इस डिश के अंदर आवेशित कण n चक्कर पूरा करता है, यदि आवेशित कण n चक्कर पूरा करता है और nवें चक्कर में इसकी ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, यदि nवें चक्र में कण की ऊर्जा अधिकतम होती है, nवें चक्र में कण की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E मैक्सिमम इज इक्वल n इंटू 2qb, क्योंकि एक चक्र में इसकी ऊर्जा में वृद्धि 2qb होती है और अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान यहां से प्राप्त हुआ है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होता है q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m n इंटू 2qb। यहां से इसके अंदर लगाए गए चक्रों की संख्या n का मान निकाल सकते हैं। n इक्वल टू यहाँ q से q कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाता है q b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 4mv। यहाँ v ये डिश पर आरोपित विभवांतर है। इस तरह डिश के अंदर लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। तो हम आज यहीं पे इसको बंद करते हैं और इनकी एक सीमा बंधन होता है। साइक्लोट्रॉन की सीमा बंधन यह है कि इसकी सहायता से केवल भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार वेग में वृद्धि होने से इनके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से उदासीन कणों को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।